आयरन जो होता है वो हमारे पास बॉडी के अंदर दो फॉर्म में पाया जाता है। एक कहते हैं इसेंशियल और फंक्शनल और दूसरा स्टोरेज। इसेंशियल और फंक्शनल से मुराद ये है कि आयरन हमारे पास उन कंपाउंड्स के अंदर पाया जाए जो कि फंक्शनल कैपेबिलिटी रखने की कैपेबल हो, यानी कि फंक्शनल एक्टिविटी करते हो। लाइक हीम प्रोटीन्स के अंदर आयरन पाया जाए। ठीक है, अब हीम प्रोटीन्स कौन कौन से आ जाते हैं? हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कैटेलेजेस, परऑक्सीडेजेस। कौन कौन से वापस? हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कैटेलेजेस, परऑक्सीडेजेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैटेलेजेस और परऑक्सीडेज दोनों का काम ये होता है कि वो सुपर ऑक्साइड्स की क्या कराते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड की ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड की ऑक्सीडेशन कराते हैं। लेकिन कैटेलेजेस कब काम आता है? कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट हो, ठीक है, और उनकी हमें क्या करानी हो? ऑक्सीडेशन करानी हो। कैटेलेजेस कब काम आएगा? कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो सबस्ट्रेट अवेलेबल हो, ठीक है, उसकी फिर हमें जो है ना वो ऑक्सीडेशन करानी हो। लेकिन जो हमारे पास वो है कौन सा? परऑक्साइड्स। परऑक्सीडेजेस जो होते हैं ये हमारे पास कब एप्लीकेबल होंगे? कि जब हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या हो? सबस्ट्रेट अवेलेबल हो। स्मॉल अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट अवेलेबल हो उस वक्त हमारे पास कौन सा है ना सुपर ऑक्साइड जूस होता है? वो होता है परऑक्सीडेजेस। और परऑक्सीडेजेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कि ग्लूटाथायोन का होना लाजमी है। कैटेलेजेस डायरेक्ट हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऊपर एक्ट करेगा, लेकिन परऑक्साइड जो है वो हमारे पास है ना डायरेक्ट एक्ट नहीं करेगा। इसके लिए है ना हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस ग्लूटाथायोन का होना लाजमी है। परऑक्साइड के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस ग्लूटाथायोन का होना लाजमी है, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है। और कैटेलेसिस जो है वो हमारे पास किसके ऊपर एक्ट करता है? कि है ना लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट हो, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड लार्ज अमाउंट में हो और डायरेक्टली वो एक्ट करे। दूसरे हमारे पास जो है एसेंशियल आयरन, एक तो हीम प्रोटीन्स के फॉर्म में आ गए जिसके अंदर मैंने बता दिया हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कैटेलेसिस, परऑक्सीडेजेस। उसके बाद हमारे पास और एसेंशियल आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन से होते हैं? लाइक एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर जो होते हैं वो हमारे पास है ना आयरन होता है, आयरन एक्ट करता है कोफैक्टर के तौर पे। उसके बाद साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास आयरन की नीड होती है। बस ये एग्जांपल्स याद रख लेना। बाकी आयरन की कौन सी फॉर्म है? स्टोरेज फॉर्म, जिसको हम कहते हैं फेरेटिन और हेमोसिड्रिन। वेल हमारे पास सोर्सेज ऑफ आयरन तो दो सोर्सेज ऑफ आयरन है, एक है हीम बाउंड आयरन और एक होता है नॉन हीम बाउंड आयरन। हीम बाउंड आयरन ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास है ना आयरन जो है वो हीम ग्रुप से अटैच हो। आयरन जो है वो हीम ग्रुप से अटैच हो, ठीक है। और फिर दूसरा कौन सा कंपाउंड? नॉन हीम बाउंड आयरन, यानी कि आयरन जो है वो दूसरे ग्रुप से अटैच हो लेकिन उसमें हीम नहीं हो। हीम जो हमारे पास 4 टेट्रापायरोड लिंक का स्ट्रक्चर होता है वो ना हो, बाकी किसी और कोई भी ग्रुप हो उसके साथ आयरन जो है वो अटैच हो। नॉन हीम जो होता है ये हमारे पास प्लांट से आता है, और हीम जो होता है वो हमारे पास लाइक मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम वगैरह ये सब हमारे पास कहाँ से आते हैं? एनिमल सोर्सेज से, ठीक है। उसके बाद हीम बाउंड आयरन जो है वो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है। नॉन हीम बाउंड आयरन जो है ना वो रेडिली एब्जॉर्ब नहीं होता। नॉन हीम बाउंड आयरन इंजेस्ट तो हम लेते तो बहुत सारे प्लांट सोर्सेज से हम बहुत ज्यादा नॉन हीम बाउंड आयरन लेते हैं एज कम्पेयर टू हीम बाउंड आयरन। हीम बाउंड आयरन हम इतना ज्यादा इंजेस्ट नहीं करते जितना हम नॉन हीम बाउंड आयरन को इंजेस्ट करते हैं, लेकिन हीम बाउंड आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है। हीम बाउंड आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है, उसको हम बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नॉन हीम बाउंड आयरन को हम ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उसके लिए कौन कौन से फैक्टर लाजमी हैं? उसके लिए सबसे पहला फैक्टर है कंपोजिशन ऑफ डाइट, कि आप जो डाइट ले रहे हो, ठीक है, उसके अंदर अगर हमारे पास हीम है तो उस वो डाइट जो है वो हमारे पास क्या करती है कि है ना डिक्रीज करा देती है एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम बाउंड आयरन। जैसे कि आपने फूड खाया, प्लांट्स सब्जी खाई, ठीक है, सब्जी खाई, उसके ऊपर आपने चाय पी ली, ठीक है, तो चाय क्या करेगी कि वो हीम बाउंड नॉन हीम बाउंड आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करा देगी। चाय, कॉफी, फाइटेट्स, ऑक्जेलेट्स, ये अगर आपने ना सब्जी के ऊपर ले लिए तो हमारे पास उस सब्जी में से आपके पास हीम बाउंड जो नॉन हीम बाउंड आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। आपने सब्जी वगैरह खाई, उसके ऊपर चाय पी ली, तो आपका आयरन जो है सब्जी में से एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास ना आपने सब्जी खाई, ठीक है, और HCl रिलीज नहीं हुआ या एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं हुआ, तो आपके पास जो है तब भी आपका नॉन हीम बाउंड आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट फेवर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ठीक है। उसके बाद एक और एक फैक्टर था जो मेरे दिमाग से निकल रहा है कि स्टेट ऑफ हेल्थ। अब जाहिर सी बात है एडल्ट और एल्डोलेंस, एडल्ट, एल्डोलेंस और इन्फेंसी, ये 3 ऐसी उम्र होती है कि जिसमें हमारे पास आयरन की बहुत ज्यादा नीड होती है, तो वो फेवर करेंगी आयरन एब्जॉर्प्शन। वेल कॉपर की जो चीज़ें मतलब जो सत्या में नहीं है वो ये है कि हमारे पास
कॉपर जो है वो एब्जॉर्ब कैसे होता है। तो कॉपर जो होता है वो हमारे पास फूड से डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास वो रहते सोडियम हो जाते थे, पोटेशियम हो जाते थे, ठीक है, और कैल्शियम भी एब्जॉर्ब हो जाता था, लेकिन कैल्शियम फिर एब्जॉर्ब होने के बाद एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कॉपर जो है वो उसको एब्जॉर्प्शन कराने के लिए गैस्ट्रिक जूस में से एक प्रोटीन निकलता है जिसको हम कहते हैं मेटालोथायोन, ठीक है। मेटालोथायोन क्या करता है, कॉपर को अपने साथ बाइंड कर लेता है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करा देता है टुवर्ड्स द सेल, ठीक है। फिर क्या होता है कि सेल से वो हमारे पास है ना दोबारा सेल की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर लोकेटेड होता है, वहां पे कॉपर अटैच होता है, फिर वो रिसेप्टर जो होता है वो कॉपर को इफ्लक्स कर देता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और फिर वो ब्लड स्ट्रीम से जाता है किसके अंदर, लिवर की तरफ, और फिर लिवर के तरफ जब ये चले जाता है तो लिवर उसको दो जगहों पे फेंकता है, या तो वो उसको बाइल के अंदर सीक्रेट करा देगा, तो और क्या होगा कि वो हमारे पास है ना फिर वहां पे चले जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, या तो ये हमारे पास जो है ना लिवर इसको है ना ब्लड स्ट्रीम में भेजेगा, ठीक है। वहां पे ये हमारे पास या तो फिर वहां पे जैसे इसको ब्लड स्ट्रीम में भेजेगा ना लिवर, दूसरा रूट, जैसे हमारे पास लिवर इसको ब्लड स्ट्रीम में भेजेगा तो फिर कॉपर जो है या तो हमारे पास सेरुलोप्लाज्मिन के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, या तो हमारे पास जो है वो डायरेक्टली जो है ना मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ब्लड के अंदर उनके साथ कंबाइंड हो जाएगा, लाइक एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन हो जाएगा, या दूसरे हमारे पास मेटेलिक कंटेनिंग कंपाउंड जो होंगे उनके साथ ये कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो सीरम के अंदर कॉपर जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक डायरेक्ट रिएक्टिंग कॉपर, इसका मतलब ये है कि या तो एल्ब्यूमिन के साथ कंपाउंड कंबाइन हो रहा है, या तो फिर हमारे पास है ना वो कोई एक मेटेलिक कंपाउंड होता है जिसका नाम ये पता नहीं क्या अजीब से लिखा हुआ है, डाइथाइल डाइथायोकार्बोमेट, ये एक हमारे पास चिलेटिंग एजेंट है, उसके साथ ये कॉपर कंबाइंड हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज कि जिसके अंदर ये सीरम कॉपर होता है वो होता है कि वो हमारे पास सेरुलोप्लाज्मिन के साथ कंबाइंड हो जाए, ठीक है। तो सीरम के अंदर दो फॉर्म में हमारे पास कॉपर एग्जिस्ट करता है, एक कि वो है ना चिलेटिंग एजेंट के साथ कंबाइन हो जाए जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिएक्टिंग कॉपर, और दूसरा कौन सा, बाउंड फॉर्म, जिसमें हमारे पास वो सेरुलोप्लाज्मिन के साथ कंबाइन हो जाए। उसके बाद कॉपर का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि कॉपर जो है ये हमारे पास मैच्योरेशन करवाता है किसकी, इलास्टिन की, वो कन्वर्ट करवाता है प्रो इलास्टिन को इलास्टिन के अंदर, यानी कि इलास्टिक फाइबर्स वगैरह बनाने में हेल्प कराता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोन का बनाता है, ठीक है, जिसको हम ऑस्टियोइड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्या करता है, ये हमारे पास माइलिन शीट वगैरह के अंदर भी हेल्पफुल करता है। तो जब हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हड्डियां खोखली हो जाएंगी, बोन्स डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, न्यूरो मतलब नर्वस डिसऑर्डर भी होना शुरू हो जाएंगे, आप बॉडी जो है एबनॉर्मल मूवमेंट करेगी क्योंकि माइलिनेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो है कि कॉपर की डेफिशिएंसी जो है वो ग्रे हेयर्स करा देगी, ठीक है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये और एट्रोफी ऑफ मायोकार्डियम, एट्रोफी ऑफ मायोकार्डियम होगी किसके अंदर, कॉपर की डेफिशिएंसी के अंदर, कॉपर की डेफिशिएंसी के अंदर क्या होगा, एट्रोफी ऑफ मायोकार्डियम, ठीक है। उसके बाद विल्सन डिजीज और मैनकिन डिजीज तो पता ही है। जिंक की वो बातें जो कि सत्या में नहीं है वो ये है कि जिंक जो होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन रिप्रोडक्शन। वो ऐसे कि ये अगर जिंक की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो हमारे पास फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और मेल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद जिंक जो है ये हमारे पास वाउंड हीलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाउंड हीलिंग के लिए जो जिंक जो होता है वो हमारे पास लाइक कॉपर ही हमारे पास है ना वो इलास्टिक फाइबर्स बनाता है, कोलेजन फाइबर्स बनाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ना वॉल को हम क्लोज कर देते हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाते हैं। सो ये हमारे पास वॉन्ड हीलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, ये हमारे पास है ना न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह बनाने में इंपॉर्टेंट होता है। वो ऐसे कि राइबोन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम है शायद, हाँ राइबोन्यूक्लियस के साथ ये कोफैक्टर के तौर पे यूज होता है, ठीक। उसके बाद ये हमारे पास किसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि आर्थरोस्क्लेरोसिस को ना डिक्रीज कराता है, यानी कि इट डिक्रीजेस द फैक्टर ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस। वो ऐसे कि ये हमारे पास सीरम में एलडीएल और एलडीएल का लेवल डिक्रीज कराता है, सीरम में एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या कराता है, डिक्रीज कराता है। वेल जिंक का इंपॉर्टेंट जो एक और फैक्टर है वो ये है कि हमें पता है कि बोन के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास विटामिन D3 जाता है, ठीक है, और वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, साइटोसोल के अंदर
क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं जिसके ऊपर विटामिन D3 ऐड करता है। फिर विटामिन D3 और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो डीएनए के ऊपर जाता है, और मतलब डीएनए के ऊपर जो सिलेक्टिव जीन होगी उसके ऊपर जाएगा, और उससे क्या कराएगा कि जीन को बोलेगा कि तुम अब है ना कैल्शियम को एक्सेप्ट करने वाले या कैल्शियम को रिसीव करने वाले रिसेप्टर बनाओ, ऐसा प्रोटीन बनाओ जो कि कैल्शियम को रिसीव कर सके, या कैल्शियम के रिसेप्टर्स बना दो जिसको हम है ना वो कैटाक्लासन या ऑस्टियोक्लासन कहते हैं। ठीक है, वो रिसेप्टर्स बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि विटामिन D3 आता है, साइटोसोल के अंदर जो रिसेप्टर होता है उसके साथ अटैच होता है, फिर वो रिसेप्टर और विटामिन D3 कॉम्प्लेक्स जो है वो जीन के ऊपर जाते हैं और वो फिर हमारे पास कैल्शियम बाइंडिंग रिसेप्टर बनाते हैं। ठीक हो गया। अब जो रिसेप्टर हमारे पास साइटोसोल के अंदर था जिसके ऊपर विटामिन D3 ऐड कर रहा था, उसके अंदर होता है जिंक। अगर उसके अंदर जिंक नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास है ना रिकेट्स टाइप 2 हो जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम बाइंडिंग रिसेप्टर बनेगा ही नहीं, क्योंकि विटामिन D3 तो है लेकिन विटामिन D3 जो है वो अब रिसेप्टर के साथ कंबाइन नहीं हो सकेगा, क्योंकि है ना जिंक की डेफिशिएंसी, तो कैल्शियम विटामिन D3 बाइंडिंग रिसेप्टर नहीं बना, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास जीन के ऊपर एक्ट नहीं कर सकेगा, और फिर जीन जो है वो कैल्शियम बाइंडिंग रिसेप्टर नहीं बना सकेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग कि हमारे पास कॉपर, जैसे मैंने बताया कि अगर कॉपर की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो इट मीन्स कि हमारे पास एट्रोफी ऑफ मायोकार्डियम हो रहा है, तो जिंक की कंसेंट्रेशन भी डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास हार्ट अटैक हो गया है। आफ्टर थर्ड डे पे, हार्ट अटैक के थर्ड दिन बाद जो है हमारे पास जिंक की कंसेंट्रेशन भी जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास है ना इस जिंक की डेफिशिएंसी से एक डर्मेटाइटिस कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका, पता नहीं क्या है, बस नाम याद कर लेना बहुत है। फ्लोराइड, फ्लोराइड जो होता है ये हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर से हमें मिलता है। इसका काम क्या है कि ये हमारे पास टीथ्स के अंदर जो है वो डेंटल कैरीज से बचाता है। फ्लोराइड क्या कराता है, हमारे पास दांतों में डेंटल कैरीज से बचाता है। वो कैसे बचाता है कि ये हमारे पास है ना कैल्शियम की डिपोजिशन करवाता है टूथ के अंदर। ठीक है, अब अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये हमारे पास क्या कराएगा, कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं करवाएगा टूथ के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ने पे ये इसका अजीब सा इफेक्ट है, कैरियोस्टेटिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये इसका अजीब सा इफेक्ट है कि अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी फ्लोराइड की तो वो हमारे पास दांतों में कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं करवाएगा, जिससे हमारे पास क्या होगा, टूथ के ऊपर कैरीज हो जाएगा, डेंटल कैरीज बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, एनामल जो होता है, जो कि आउटर लेयर होती है किसकी, टूथ की, उस पर मॉटलिंग यानी कि छोटे छोटे जो मॉटल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े लाइक स्ट्रक्चर शेप के मतलब छोटे छोटे पीसेस वाले स्ट्रक्चर डिजाइन जो है वो दांतों के ऊपर बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये बोन डेवलपमेंट में क्या कराता है, फ्लोराइड की नॉर्मल कंसंट्रेशन है ना इंक्रीज करवाता है कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन इन बोन, यानी कि बोन डेवलपमेंट में ये काम करवाता है कौन, फ्लोराइड, अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन होगी। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये क्या कराता है, ये ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम और फॉस्फेट की डिपोजिशन करवाएगा बोन में। दांतों में अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही थी फ्लोराइड की तो वो कैल्शियम को डिक्रीज करा रहा था टीथ के अंदर डिपोजिशन में। अगर दांतों में कंसंट्रेशन फ्लोराइड की बढ़ रही थी तो वो डिक्रीज करा रहा था कैल्शियम डिपोजिशन, लेकिन अगर बोन में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वो कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन या डिपोजिशन ज्यादा करवा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि बोन की डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसको हम कंडीशन कहते हैं जिसको कहते हैं मार्बल बोन, मार्बल बोन या ऑस्टियोप्टेरिस। ऑस्टियोप्टेरिस हमारे पास हो जाएगी जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है किसके अंदर, हमारे पास है ना इसके बोन के अंदर। और उसके बाद क्या होगा कि और एक्सेसिव अमाउंट में अगर हमारे पास फ्लोराइड हो तो उसको हम फ्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोलेजन की सिंथेसिस को रिक्वा देता है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लोराइड डिक्रीजेस कोलेजन सिंथेसिस, और कोलेजन सिंथेसिस को वैसे प्रमोट कौन करा रहा था, कॉपर। ठीक है, और क्या चीज ये कि ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस को भी डिक्रीज करा देता है एक्सेसिव अमाउंट में। मैग्नीज, इसका मुझे नहीं पता कि हमारे पास गाइड बुक में इंक्लूडेड है या नहीं, लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो हम पढ़ लेते हैं कि मैग्नीज जो होता है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल सुपर ऑक्साइड डायमोटेज के अंदर होता है। मैग्नीज किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल सुपर ऑक्साइड डायमोटेज के अंदर। और साइटोसोमल सुपर ऑक्साइड डायमोटेज के अंदर कौन होता है, जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर के दो दो मॉलिक्यूल अटैच होते हैं सुपर ऑक्साइड डायमोटेज इन साइटोसोल। और इन माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर कौन, हमारे पास मैग्नीज। मैग्नीज किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल सुपर ऑक्साइड डायमोटेज। उसके बाद मैग्नीशियम का क्या इंपॉर्टेंट काम है, वो ये है कि ये हमारे पास है ना बोन फॉर्मेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पास है ना वो जो नहीं होता क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स,
उसको बनाने में हेल्पफुल होता है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड के अंदर, और फिर म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो होता है वो हमारे पास कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट वगैरह के फॉर्म में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाने में हेल्प कराता है। कौन? मैग्नीज। ठीक है, अगर मैग्नीज की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं स्लिपिंग ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस टेंडन। हमारे पास क्या हो जाता है? स्लिपिंग ऑफ, यानी कि गैस्ट्रोक्नीमियस टेंडन जो होता है वो टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये इंपॉर्टेंट होता है किसके अंदर? फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीज किसके अंदर? फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर, यानी कि ये हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस कराता है और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाता है ये मैग्नीज। ठीक हो गया। सो गाइस, उसके बाद जो है क्रोमियम जो है ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, और ये क्रोमियम जो होता है वो डिक्रीज कराता है कोलेस्ट्रॉल को। वेल, लास्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगी, क्योंकि सेलेनियम उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है सत्या में। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट जो होता है ये हमारे पास है ना, उसके अंदर अटैच होता है साइनो कोबाल्ट अमाइन के साथ अटैच होता है। कोबाल्ट किसके साथ अटैच होता है? साइनो कोबाल्ट अमाइन यानी कि B12 के साथ, और दूसरे हमारे पास एंजाइम के साथ कोफैक्टर के तौर पे यूज होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोबाल्ट जो है वो ज्यादा होगा तो इट मीन्स हमारे पास विटामिन B12 ज्यादा से ज्यादा बनेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि विटामिन B12 RBCs की मेचुरेशन में हेल्प कराता है, सिंथेसिस में हेल्प कराता है, DNA सिंथेसिस में। तो क्या होगा? पॉलीसीथीमिया हो जाएगा। अगर हमारे पास कोबाल्ट ज्यादा है तो है ना विटामिन B12 ज्यादा बनेगा, और क्या हो जाएगा? हमारे पास RBC सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, पॉलीसीथीमिया हो जाएगा। अगर हमारे पास विटामिन ये कोबाल्ट की कमी है, यानी कि हमारे पास कोबाल्ट कम है, तो क्या होगा? हमारे पास एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B12 जो है कम बनेगा, और हमारे पास क्या होगा? DNA सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा।